नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आईएएस प्रेप पर। आज की तारीख है 20 जुलाई 2020 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज का जो डेली 30 है उसमें करंट अफेयर के 10 प्रश्न हम 8 प्रश्न डिस्कस करेंगे और इसके अलावा 8 प्रश्नों के अलावा 22 प्रश्न आज हम डिस्कस करेंगे गुप्त साम्राज्य पर। गुप्त काल के बारे में ये प्रश्न होंगे, 22 प्रश्न हैं। और ये जो गुप्त साम्राज्य वाला चैप्टर है, गुप्त साम्राज्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे छोटे बड़े सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर सब प्रकार के प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त, और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो है वो छोटा सा प्रश्न है कि कौन सा गुप्त शासक संगीत प्रेमी था। कौन सा ऐसा गुप्त शासक था जो संगीत से प्रेम करता था। और ये जो गुप्त शासक था जिसको संगीत से प्यार था, ये गुप्त शासक था कौन? ये था समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। समुद्रगुप्त जो है ये एक ऐसा गुप्त शासक है जिस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। वीणा वादन प्रकार के सिक्के इसमें गुप्त समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य मिलता है कि जो सिक्के थे वो वीणा वादन प्रकार के थे, तो इससे साक्ष्य मिलता है। और इसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, यानी कि वो संगीत में रुचि रखता था, संगीत को प्रेम करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट यहाँ पर है। अश्वमेध प्रकार, इस प्रकार के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा किए गए। मतलब ये अश्वमेध प्रकार जो है एक सिक्कों का प्रकार है, तो इस प्रकार के सिक्कों का जो निर्माण है, जो प्रचलन है, प्रचलन यहाँ पर होना चाहिए, वो किसके द्वारा किए गए? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किए गए। दूसरा है कि व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्कों पर मकर वाहिनी गंगा अंकित है। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है और जो पहला स्टेटमेंट है इसको चेक करना है। तो व्याघ्र हनन प्रकार के जो सिक्के हैं ये समुद्रगुप्त के सिक्के हैं और इसमें व्याघ्र यानी कि बाघ का आखेट करते हुए, शिकार करते हुए इसको दिखाया गया है। पृष्ठभाग पर गंगा घाटी की विजय के रूप में मकर वाहिनी गंगा तथा राजा समुद्रगुप्त उत्कीर्ण उसमें किया गया है। लेकिन जो पहला है अश्वमेध प्रकार, ये भी समुद्रगुप्त से ही रिलेटेड था। अश्वमेध भी समुद्रगुप्त से रिलेटेड था, तो पहला गलत है, दूसरा सही है। केवल दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक की मुद्रा पर उसकी उपाधि अप्रतिरथ अंकित है? आज मैं प्रश्न जो ले रहा हूं वो थोड़े से आपको, ये जो क्रम है वो उल्टा क्रम आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये जो क्रम है इस क्रम में आप घबराइए नहीं। हमारा यहाँ पर उद्देश्य है चीजों को तैयार करना। आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मिसलेनियस क्रम से पूछे जाते हैं। कोई ये नहीं रहता है कि पहले क्या पूछा जाएगा, है ना? तो ऐसे ही हम रख लेते हैं इसको। किस शासक की मुद्रा पर उसकी उपाधि अप्रतिरथ अंकित है? अप्रतिरथा एक उपाधि थी और समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं, समुद्रगुप्त की जो मुद्राएं हैं, उन मुद्राओं पर अप्रतिरथा अंकित है। ये सारी बातें हम समुद्रगुप्त के बारे में ही अभी कर रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गरुड़ प्रकार की मुद्राएं किस गुप्त शासक ने जारी की? गरुड़ प्रकार की मुद्राएं, गरुड़ टाइप की जो करेंसी है वो किसने जारी की थी? इसका उत्तर भी हो जाएगा समुद्रगुप्त। सी ऑप्शन इसका भी सही है। और समुद्रगुप्त की जो मुद्राएं प्राप्त होती हैं, समुद्रगुप्त की 6 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। ये मुद्राएं उसके जीवन और कार्यों पर सुंदर प्रकाश डालती हैं। गरुड़ प्रकार की जो मुद्राएं हैं ये समुद्रगुप्त की नागवंशी राजाओं पर विजय का साक्ष्य प्रदान करती हैं कि इसने नागवंशी राजाओं पर विजय हासिल की थी। और इन मुद्राओं में समुद्रगुप्त को सैकड़ों युद्धों को जीतने वाला बताया गया है कि इसने सैकड़ों युद्ध जीते थे। ये सब बड़े वीर लोग थे। खैर, परिस्थितियां भी होती हैं और वीरता का गुण भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नीति समुद्रगुप्त की नहीं थी? कौन सी ऐसी नीति थी जो समुद्रगुप्त की नीति नहीं थी? इसमें जो नीति दी हुई है, सर्व कर दाना व्याकरण की नीति, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति और कन्योयापन की नीति, कन्योपायन सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी कन्योपायन की नीति और सर्वहंतायन की नीति। ये जो नीतियां थी ये अपनाई गई ये सम्राटों के द्वारा।
तो इसमें कौन सी समुद्रगुप्त के द्वारा नहीं अपनाई गई थी? तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा सर्वहंतायण की नीति। सर्वहंतायण की जो नीति थी, सर्वहंतायण की नीति, ये किसकी नीति थी? सर्वहंतायण की नीति। ये सर्वहंतायण की नीति, इसमें पहली नीति और दूसरी नीति, तीसरी नीति, ये तो सही है। सर्व कर दानाज्ञाकरण की जो नीति थी, ये नीति सीमांत क्षेत्रों के लिए थी। ग्रहण मोक्षानुग्रह की जो नीति थी, ये भारत के 12 राजाओं को संघ को पराजित कर, उन्हें 12 राजाओं का संघ था, उनको पराजित करके पुनः उनको राज्य सौंप दिया था। और कन्यु यापन की जो नीति थी, विदेशियों को पराजित करके उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने की नीति थी। ठीक है। और जो ये सर्वहंतायण की नीति है, ये इसकी नीति नहीं थी, किसकी थी मुझे इस समय ये याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। तो पहला, दूसरा, तीसरा तो इसमें सही है, यही डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको सर अगर किसी को पता होगा तो बता दीजिएगा कमेंट करके, नहीं तो मैं इसको देख लूंगा आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है उसका, दक्षिणापथ विजय के बाद समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में एक और युद्ध किया जिसे आर्यावर्त का प्रथम युद्ध कहा गया। दक्षिणापथ विजय जब उसने कर लिया तो कहा जा रहा है कि इसने, समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में एक और युद्ध किया जिसे आर्यावर्त का प्रथम युद्ध कहा गया। इसको प्रथम नहीं, आर्यावर्त का सेकंड, द्वितीय युद्ध कहा गया था। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने यूनानियों को अपना दास बनाया था। किसको बनाया था? यूनानियों को। किसने बनाया था? समुद्रगुप्त ने। और ये जिक्र कहाँ है? प्रयाग प्रशस्ति में। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि इसने प्रयाग जो प्रशस्ति में है, ये ध्यान रखिएगा कि समुद्रगुप्त ने उन्हें परास्त किया था, ठीक है ना, और यूनानियों को। और यहाँ पर दिया हुआ है प्रकार प्रशस्त की 21वीं पंक्ति में कहा गया है 9 राजाओं का उल्लेख इसने किया है। और ये जो राजा हैं, ये रुद्रदेव हैं, मात्तिल हैं, नागदत्त हैं, चंद्रवर्मा हैं, गणपति नाग हैं, नागसेन हैं, अच्युत, नंदी और बलवर्मा, ये हैं। तो इसके अनुसार इन्होंने इन राजाओं को क्या किया था? परास्त किया था और अपना सेवक बनाया था, अपना दास बनाया था। लेकिन यहां पर दिया हुआ है ये यूनानी राजा थे। ये यूनानी राजा नहीं थे, ये जो राजा थे ये आटविक राज्य के राजा थे, आटविक, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल सही है। प्रयाग प्रशस्ति में किसकी विजयों का उल्लेख मिलता है, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगोप था जिसने उसे पराजित किया था। तो समुद्रगुप्त के समय कांची का जो राजा था वो विष्णुगोप नहीं था। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था, ये भी आपको जानना चाहिए। तो समुद्रगुप्त के समय में ये ध्यान रखिएगा कि जो कांची का राजा था, ये हो सकता है आपसे ना पूछा जाए, लेकिन एक चीज पूछी जा सकती है कि जो समुद्रगुप्त की विजय थी, इसमें प्रथम विजय अभियान समुद्रगुप्त ने 3 प्रमुख शक्तियों, अच्युत जो बरेली उत्तर प्रदेश में थी, नागसेन ग्वालियर में और कोत कुलज, इन तीनों को परास्त किया था। और ये जो द्वितीय विजय अभियान था उसमें समुद्रगुप्त ने जिन राजाओं को पराजित किया था, तो उसमें कौशल का राजा महेंद्र था, महाकांतार का राजा व्यागराज था, कौराल का उसमें मंडराज था, और यहाँ पर जो दिया हुआ है कांची, कांची का राजा विष्णुगोप था जिसने उसे पराजित किया था, ये लिखा हुआ है, कांची का राजा विष्णुगोप था, तो पराजित कर उसने बंदी इनको बनाया था। और ये इस तरीके से यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि समुद्रगुप्त के समय ये जो स्टेट जितने भी ये थे, मतलब ये सुमेलित करने में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो 12 राजाओं को इसने परास्त कर दिया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दोनों यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त संवत तथा शक संवत के बीच 341 वर्षों का अंतर होता है। कितने वर्षों का? 341 वर्षों का अंतर होता है। पहला स्टेटमेंट, क्या ये सही है? यहां पर देखिए, शक संवत ये 78 ईसा पूर्व और गुप्त संवत कितना होता है? गुप्त संवत कितना होता है?
एक मिनट, ये 241 और ये 3 और ये आ जाएगा 13 6 153, 13 7, कितना होता है कुल मिला के ये जो होता है। नहीं नहीं, ये गलत मैं कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ी ना होगा। 319-20 ये मिलता है गुप्त संवत और ये होता है 78 ईसा पूर्व। तो 319 अगर हम रख लें ये है ईसवी और 78 ये है ईसा पूर्व, जो ये है शक संवत। तो 319 में से 78 निकालेंगे हम ना, तो ये 241 आ जाएगा। तो ये पहला तो गलत हो गया, ऐसे निकाला जाएगा, वो गलत कर रहा था। तो ये क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 341 नहीं 241 का अंतर होता है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त बना। चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी था, तो ये समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, कुमारगुप्त को नहीं। तो दूसरा सही है, तो दूसरा भी गलत है। मतलब इसमें भी क्या दिया है, कुमारगुप्त बना, और जबकि बना था समुद्रगुप्त। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट गलत है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिनट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, पहला स्टेटमेंट। और लिच्छवी दौहित्र श्री गुप्त को कहा गया। यहां पर जो लिच्छवी दौहित्र जो है किसको कहा गया, ये भी प्रश्न अलग से आपसे पूछा जाता था, है ना, पूछा जाता है। और इसमें ये जो कहा गया श्रीगुप्त लिखा हुआ है, ये भी चंद्रगुप्त को ही कहा गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। और महाराजाधिराज की उपाधि इसने धारण की थी, तो पहला सही है। तो ये ध्यान रखिएगा, लिच्छवी दौहित्र किसको कहा गया, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि चंद्रगुप्त प्रथम को एक नए संवत के प्रवर्तन का श्रेय प्राप्त है, यानी कि एक नया संवत इसने चलाया था, है ना, तो बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि परवर्ती लेखों में इसे शक संवत कहा गया। तो इसको, ये जो नया संवत था, इसको गुप्त संवत के नाम से जाना गया, शक संवत के नाम से नहीं, इसको गुप्त संवत के नाम से जाना गया। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। तो केवल एक ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने लिच्छवियों के साथ सहयोग और संबंध बढ़ाने के लिए राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। और राजकुमारी कुमार देवी ये किसकी मतलब पत्नी थी, तो अगर ये आपको पता है तो चंद्रगुप्त प्रथम की थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लिच्छवियों के साथ सहयोग और संबंध को स्थापित करने के लिए राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। और गुप्त वंशीय अभिलेख जो हैं, स्वर्ण सिक्के जो हैं, उनसे प्राप्त होती है ये जानकारी हमको, और उसमें कुमार देवी के चित्र मिलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक गुप्त शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था। तो जितने भी गुप्त शासक हुए हैं, श्रीगुप्त के बाद में उसका पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बना था। स्कंद गुप्त ने के सुप्रिया के लेख में भी ये कहा गया है कि गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से प्रारंभ हुई। और गुप्तों का जो राजनीतिक इतिहास है घटोत्कच के समय से प्रारंभ हुआ था। शुरू से लगातार अंत तक जब तक हम देखें तो सबसे महान जो शासक था वो चंद्रगुप्त प्रथम सर्वाधिक महान था। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे महान पूछा जा रहा है, संस्थापक नहीं। पहला स्टेटमेंट है अगले प्रश्न का, गुप्त वंश के अभिलेखों में महाराज श्रीगुप्त को गुप्तों का आदि पुरुष कहा गया है, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है महाराज सामंतों की उपाधि होती थी। गुप्त वंश के जो भी अभिलेख हैं उसमें महाराज श्रीगुप्त को गुप्तों का आदि पुरुष कहा गया है, ये बिल्कुल सही है। महाराज श्रीगुप्त को गुप्तों का आदि पुरुष कहा गया, अलग से ये प्रश्न आपसे बन सकता है। और महाराज सामंतों की उपाधि होती थी, महाराज जो है वो सामंतों की उपाधि होती थी, जिससे पता चलता है वह किस शासक के अधीन शासन करते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट, नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने करवाई थी। जो नालंदा महाविहार है, नालंदा महाविहार कहां पर है, सबसे पहले तो आप ये जानिए, और ये है क्या। भारत में जो उच्च शिक्षा का अगर हम देखें विकास कब से हुआ, तो ये प्राचीन काल से ही था और विख्यात था। ये उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में नालंदा भी उसमें एक था।
और महायान बौद्ध धर्म के ये शिक्षा केंद्र जो ये था, उसमें हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों, महायान धर्म, हीनयान धर्म और साथ में अन्य धर्मों की शिक्षा भी दी जाती थी। लगभग 10,000 छात्र उसमें यहाँ पढ़ते थे, 2000 से ज्यादा इसमें शिक्षक थे लगभग। और ये गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम था, उसको ये श्रेय जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसने नालंदा महाविहार की स्थापना कराई थी। अगला प्रश्न और उसका पहला स्टेटमेंट, ह्वेनसांग एक प्रसिद्ध अरबी बौद्ध भिक्षु था। ह्वेनसांग अरबी कब से होने लगा? ये चीनी था। अभी अलग बात है, चीनी आप डिलीट कर दिए हैं, लेकिन ह्वेनसांग को कैसे डिलीट कर देंगे? ये कल्चर लिख के गया है, साहित्य लिख के गया है। साहित्य कभी नहीं मरता है, साहित्य मरता नहीं है, कहीं ना कहीं तो एक प्रति मिल ही जाएगी। ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में गुप्तकालीन भारत का वर्णन किया है। जो ह्वेनसांग है उसकी पुस्तक है सी यू की। उसने अपनी यात्रा और तत्कालीन भारत के बारे में विवरण दिया है, और उसने हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का इसमें वर्णन किया है। तो ये गलत हो जाएगा, केवल ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, फाहियान किस शासक के समय भारत आया था? जब फाहियान भारत आया तो उस समय कौन था शासक? फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो द्वितीय था उसके शासनकाल में आया था। मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध उसने बताया था। तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जो स्थिति है उस पर उसने प्रकाश डाला था। और फाहियान जो था वो भी चीनी यात्री था। तो चाइना से हमारे पुराने संबंध रहे, लेकिन अब चाइना बदतमीजी ज्यादा कर रहा है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, कई लोग सोचते होंगे ऐसे बोल रहे हैं कि मिसाइल मिसाइल दाग ना दे, दाग देगा तो देखा जाएगा, लेकिन ये उसकी बदतमीजी के तो खिलाफ ही बोलेंगे, उसकी बदतमीजी के साथ तो नहीं रहेंगे हम ना। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, वैसे वो जान नहीं पाएगा, मेरा चैनल कौन देखता होगा चाइना में? यहाँ पे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले तो पूरे लोग देखते नहीं है ना। आप लोग भी रेगुलर देखते हैं क्या? कितने लोग हैं जो रेगुलर देखते हैं, जरा बताएंगे आज कमेंट करके। अगला जो प्रश्न है, तो चाइना वाले क्या देखें, मैं चीपू छू तो पढ़ाता नहीं हूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर राजस्थान प्रांत के बयाना से प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है, और बयाना को पूछा भी गया है कि यहाँ पर क्या मिला है और कहां पर है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और भीतरगांव का मंदिर जो कि कानपुर के उत्तर प्रदेश में है, गुप्तकालीन मंदिर है। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का बयाना में जो ये प्राप्ति हुई है, ये जो बड़ा ढेर मिला है, ये राजस्थान में ही है बयाना। ये बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों मतलब ये फैक्ट यहाँ पे सही है। और अगले स्टेटमेंट में जो भीतरगांव का मंदिर है ये कानपुर में है, कानपुर उत्तर प्रदेश में है। विकास दुबे वाला कानपुर, जिनकी अभी हत्या कर दी गई पुलिस के द्वारा। तो ये जो है गुप्तकालीन मंदिर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। सोने के, चांदी के, तांबे के सिक्के प्रचलित थे गुप्त काल में, और सोने के सिक्कों को दिनार, चांदी के सिक्कों को रूपक, जो चांदी के होते थे, सोने वाला तो लिखा है, जो चांदी के थे उनको रूपक कहा जाता था, और तांबे के सिक्कों को मासक कहा जाता था। तांबे के सिक्कों को मासक कहा जाता था, और ये तो सही है, सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को मासक कहा जाता था, तो ये गलत है, ये तांबे के सिक्कों को कहा जाता था। तो केवल है, व्याख्या तो मैं कर चुका हूँ, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुमेलित है? लेखक और रचना यहाँ पर पूछी जा रही है। पहली रचना आप पढ़िए, कालिदास ऋतुसंहार। ऋतुसंहार बिल्कुल सही है, कालिदास की है। शूद्रक मृच्छकटिकम, ये भी सही है। और वात्स्यायन कुमार संभव, वात्स्यायन कुमार संभव ये गलत है। वात्स्यायन कृत क्या है आप जानते होंगे, ये एक बहुत फेमस है, कामसूत्र। तो ये जो कामसूत्रा जो है ये वात्स्यायन का है। और कुमार संभवम जो ये रचना दी हुई है, ये किसकी है? ये कालिदास की है, ये कालिदास जी की रचना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पहला स्टेटमेंट उसका, गुप्त राजवंश का इतिहास जानने के लिए साहित्यिक स्रोत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है, साहित्यिक स्रोत तो महत्वपूर्ण ही है। गुप्त वंश का राज्य का इतिहास आपको पता करना है तो साहित्य पे जाना पड़ेगा। साहित्य जब भी लिखा जाता है उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को देखकर लिखा जाता है।
विकास दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक लिखा था। तो देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है? ये विशाख दत्त की है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो हम साहित्यिक स्रोत पे जाते हैं उसमें पुरातात्विक स्रोत पर भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि साहित्यिक स्रोत पर ही छोड़ देते हैं, मतलब इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक स्रोत पे जाते हैं, पुरातात्विक स्रोत पे जाते हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण पे चले जाते हैं। पहले चैप्टर में हमने इसको डिस्कस किया था जब हमने प्राचीन भारत शुरू किया था। विशाख दत्त ने देवी चंद्र गुप्तम नामक नाटक लिखा है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त वंश का आरंभिक राज्य मध्य प्रदेश में था। जो गुप्त वंश अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, समझ लिए लास्ट में स्टार्ट हो रहा है, तो गुप्त वंश का जो आरंभिक राज्य है वो मध्य प्रदेश में था। आरंभिक राज्य इसका मध्य प्रदेश में नहीं, ये यूपी में था गुप्त वंश का, उत्तर प्रदेश में, जहाँ के हम मतलब मैं निवासी हूँ, बाकी आप कहाँ के हैं, कौन देख रहे हैं ये आप जाने। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख मुख्यतः उत्तर प्रदेश से ही पाए गए हैं। तो सही है, जहाँ पे रहेगा वहीं से ही पाए जाएंगे। तो दोनों स्टेटमेंट अगर आप साथ में कोरिलेट करें तो वैसे भी इसका उत्तर आप दे पाएंगे, अगर जरा सा भी आपने पढ़ रखा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज के टॉपिक का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, मौर्यों के बाद प्राचीन भारत में गुप्तों ने ही विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। बिल्कुल सही है, मौर्यों ने किया था, उसके बाद में विस्तार जो किया वो गुप्तों ने किया। और भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। बिल्कुल सही है, भारतीय इतिहास में राजनीति और संस्कृति की चरमोत्कर्ष की अगर बात करते हैं हम, तो गुप्त काल आ ही जाता है। और राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इसमें पर्याप्त साक्ष्य भी हमारे पास उपलब्ध है कि ये बहुत ही उत्कृष्ट काल था, उत्कृष्ट समय था। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब देख लेते हैं आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप बीओ, आरओ और यूपीपीसीएस 2020 का एग्जाम दे रहे हैं तो आप एक टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्स या हिंदी का, तो मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप हिंदी आरओ में 55 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आरओ क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए। हिंदी का 499 रुपए का वो केवल खर्चा आपका होगा। सारे टॉपिक पर वीडियो, टेस्ट, मटेरियल सब कुछ आपको मिल जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, ये दबाव नहीं, महज एक एडवर्टाइजमेंट है जो मेरे द्वारा किया जा रहा है क्योंकि मैं टीम में शामिल हूँ। आप सोच रहे होंगे ऐड क्या करूं? ऐड तो करना ही पड़ेगा, कैसे आप तक पहुंचेगी ये बात? फिर बाद में आप कहेंगे सर मुझे पता ही नहीं था। तो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं केवल अपनी टीम की तरफ से। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण टीडी सैट के अध्यक्ष कौन है? किसको चुना गया है टीडी सैट का अध्यक्ष? तो टीडी सैट का जो अध्यक्ष अभी बने हैं, ये भारत ने के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल 3 महीने तक बढ़ाया है। इसी कारण से ये चर्चा में आए हैं। और टीडी सैट के चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस शिव कीर्ति सिंह है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शिव कीर्ति सिंह है। और कार्यकाल में बढ़ोतरी हुई है इसलिए ये चर्चा में आया है, ये टीडी सैट। ठीक है ना। और ट्राई के आदेश पर अभी इसने रोक लगाई दी। वोडाफोन आइडिया का जो प्रीमियम टैरिफ प्लान था, रेडेक्स था, उसको इसने अवरुद्ध किया था। तो कुल मिला के जितनी भी ये विवाद होते हैं, जो ट्रिब्यूनल होते हैं, वही सब ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो विवाद को निपटाने के लिए होते हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टुडे के अनुसार 2019-20 की पहली तिमाही में भारत का शीर्ष निवेश गंतव्य कौन सा था? ये स्टेट की बात हो रही है। और जो यहाँ पर एफडीआई आया, तो एफडीआई जो आया है उसमें जो निवेश हुआ है उसमें तमिलनाडु, सी ऑप्शन पे दिया हुआ है, तमिलनाडु का प्रथम स्थान था, ये शीर्ष गंतव्य था। और निवेश का प्रवाह यहाँ पर 18,236 करोड़ रुपए हुआ। और ताजा निवेश का 18.63%, बहुत ज्यादा ये होता है। इतने रुपए का निवेश हुआ। और फिर सेकंड पे महाराष्ट्र था। तो पहली तिमाही में भारत में शीर्ष निवेश गंतव्य यही थे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसकी नियुक्ति की गई है? तो ये नियुक्ति की गई है पी प्रवीण सिद्धार्थ की। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 2001 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। और इनको अभी राष्ट्रपति जो हमारे हैं कोविंद जी, उनका निजी सचिव नियुक्त किया गया। पहले विक्रम सिंह थे, तो विक्रम सिंह के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है पी प्रवीण सिद्धार्थ को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा देश भर में 18 प्रौद्योगिकी केंद्रों का संचालन किसकी मदद से किया जा रहा है? ये जो 18 प्रौद्योगिकी केंद्र हैं, ये सूक्ष्म लघु और उद्यम मध्यम मंत्रालय के द्वारा किए जा रहे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है। और ये आर्थिक सहयोग प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली है TCSP, उसके तहत इनको किया जा रहा है। और ये प्रौद्योगिकी केंद्र तकनीक, स्किलिंग, इंक्यूबेशन और कंसल्टेंसी प्रदान करेंगे और ये विश्व बैंक के सहयोग से किए जा रहे हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इंटेलीमास्ट क्या है? इंटेलीमास्ट आपसे पूछा जा सकता है। इंटेलीमास्ट को CSIR और CMERI है ना, CSIR और CMERI, CMERI कह सकते हैं, इसने मिलकर डेवलप किया है। और ये जो है वो सौर आधारित कृत्रिम स्वचालित डिस्पेंसिंग यूनिट्स है, थर्मल स्कैनर है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसके सबसे खास बात यह है कि संपर्क रहित, सौर आधारित और बुद्धिमत्ता से भरपूर मुखौटा है, मास्क है ये। और 360 डिग्री कार फ्लैशर और टचलेस नल विकसित किया गया है इसके अंतर्गत। और ये संपर्क रहित शरीर के तापमान की पहचान कर सकता है और ये 40 से 50 वाट की बिजली आपूर्ति के तहत ये काम कर सकता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में आया चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश में स्थित है? ये थोड़ा सा 2 दिन पहले का ये चर्चा में आया बंदरगाह है। ये न्यूज 2 दिन पहले की है क्योंकि शनिवार को मैं बाहर था और इस कारण से मैं आप लोगों से डेली 30 में नहीं मिल पाया था, तो उसको कवर करना जरूरी था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चट्टोग्राम बंदरगाह जो है ये बांग्लादेश में स्थित है। कहाँ पर? बांग्लादेश में स्थित है। और अभी यहाँ पर कंटेनर जहाज को एक रवाना किया गया है इस बंदरगाह के माध्यम से। और भारत, ये जो ट्रायल रन अभी हुआ है और बांग्लादेश के माध्यम से भारत के पारगमन कार्गो की आवाजाही के लिए चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट्स के उपयोग के लिए अभी एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो समझौता ये जो किया गया है इस कारण से ये चर्चा में आया है। तो चट्टोग्राम बंदरगाह बांग्लादेश, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है अक्सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? कौन सा भुगतान एप्लीकेशन है? ना फोन पे है, ना पेटीएम है, ये फॉर्म पे है। कौन है ये? फॉर्म पे या फैम पे, इसको क्या पढ़ेंगे? फैम पे पढ़ेंगे। तो ये फैम पे है, ये ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और किशोरों के लिए ये लक्षित देश का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया गया है। और संख्याहीन डेबिट कार्डों का उपयोग करके नाबालिग बिना बैंक खाता खोले ऑनलाइन और ऑफलाइन इसमें भुगतान कर पाएंगे। कार्ड पर कोई संख्या नहीं होगी, सभी विवरण फॉर्म पे एप्लीकेशन पर इसमें सहेज कर सेव करके रखे जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडियाकराई वन्यजीव संरक्षण अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? कौन सा भारतीय राज्य है जहां पर कोडियाकराई वन्यजीव संरक्षण अभ्यारण्य स्थित है? कोडियाकराई वन्यजीव संरक्षण अभ्यारण्य तमिलनाडु में वर्ष 1967 में भारत के स्थानिक एक स्तनपायी प्रजाति थी ब्लैक बक, उसके संरक्षण के लिए बनाया गया था। ठीक है, और इसका अंतरराष्ट्रीय नाम पॉइंट कैलिमर वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्या है इसका? पॉइंट कैलिमर, ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट कैलिमर। तो पॉइंट कैलिमर के नाम से आप इसको जानते होंगे, कोडियाकराई वन्यजीव अभ्यारण्य को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। तो ये तमिलनाडु में, और यहाँ पे देखिए तमिलनाडु दिया नहीं हुआ है, ये गलत सेट हुआ है, तमिलनाडु। बी ऑप्शन इसका करेक्ट। मैं बी पे तमिलनाडु लिख रहा हूँ और मैं जो लिख दूं वो बिल्कुल बात सही है। ठीक है ना, मजाक है लेकिन सही है। यहाँ तो मैं ही लिखूंगा वही सही होगा क्योंकि आप लिख नहीं सकते रिकॉर्डिंग के समय, मैं ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं। और मैंने ये सोचा है कि जिन लोगों को RO, BO और PCS 2020 का एग्जाम देना है उनके लिए मैं 1 घंटे लाइव आऊंगा और इसके लाइव आके मैं कुछ टॉपिक्स को आपको कवर कराऊंगा। कल तक आपको समय बता दिया जाएगा, दोपहर का समय रहेगा। कैसा है लगेगा आपको ये जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।